दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से सितंबर में हुए चौंका देने वाले यूएफओ कांग्रेस हियरिंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मौजूदा और फॉर्मर टॉप रैंकिंग मिलिट्री अधिकारियों ने ऐसी गवाही दी कि पूरा हॉल सन्न रह गया। जहां यूएफओस, रहस्यमय तकनीकें और बहुत कुछ सामने आया, लेकिन इनमें से किसी ने भी एलियन से आमने सामने मुलाकात का दावा नहीं किया। फिर 2025 की शुरुआत में जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। जो रोगन के पॉडकास्ट पर पूर्व एयरफोर्स मास्टर सार्जेंट और यूएफओ विसल ब्लोअर जेसन सेंड्स ने धमाकेदार खुलासा किया, जिसे सुनकर जो रोगन भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। आज हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यमय दुनिया में जहां पोर्टल, एलियन एनकाउंटर और टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस सब कुछ हकीकत बनकर सामने आता है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। पॉडकास्ट में जेसन सेंड्स ने दावा किया कि लगभग 22 सालों तक वे एक बेहद सीक्रेट अमेरिकी एयरफोर्स प्रोग्राम का हिस्सा थे। एक ऐसा प्रोग्राम जो यूएफओस और उनके सवारों की जांच करता था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार के पास एक कोवर्ट प्रोजेक्ट भी था, जिसका मकसद था यूएफओ तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग। और सबसे हैरान करने वाली बात, साइंस ने कहा कि वे एक एलियन प्राणी से टेलीपैथिक बातचीत कर चुके हैं। 1994 में उनका एक नीली त्वचा वाले जीव से आमना सामना हुआ था। उन्होंने बताया कि 1994 में यूएस मिलिट्री ने इंफ्रारेड कैमरे की मदद से नेलिस टेस्ट रेंज के ऊपर एक अजीबोगरीब उड़ने वाली चीज रिकॉर्ड की। फ्लेयर कैमरा पर रिकॉर्ड हुई वो वीडियो सैंड्स को जांच के लिए सौंपी गई, लेकिन असली घटना तो तब शुरू ही हुई। जांच क्षेत्र से निकलते समय एक डरी हुई महिला ऑपरेटिव ने उन्हें रोककर कहा, रेंज पर एक एलियन मौजूद है, उससे बात मत करना। सैंड्स ने वार्निंग को नजरअंदाज किया और यहीं से शुरू होती है सदी की सबसे रहस्यमयी मुलाकात। रात के उस ठंडे अंधेरे में क्वार्ट्ज माउंटेन की तरफ बढ़ते उनके काफिले को रास्ते में एक अजीब आदमी दिखाई दिया, यूएस मिलिट्री की यूनिफॉर्म में, लेकिन नीले, बेहद हल्के नीले रंग की त्वचा के साथ। पहले तो सैंड्स को लगा कि शायद वो व्यक्ति हाइपोथर्मिया का शिकार है जो मदद के इंतजार में है, पर जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा कि उस आदमी के कान ही नहीं थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसे देख सैंड्स के रोंगटे खड़े हो गए। टेलीपैथिक संचार और एक एलियन की मदद की पुकार। ठीक उसी पल वो नीली चमड़ी वाला प्राणी बोलने लगा। उसकी भाषा सैंड्स ने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी वो हर एक शब्द को समझ रहे थे। सैंड्स को एहसास हुआ कि वो उनसे सीधे दिमाग में टेलीपैथिकली बात कर रहा था। वो शांत उसे सुनते रहे। एलियन ने बताया कि उसकी क्राफ्ट में दिक्कत आ गई है और क्राफ्ट को ठीक करने के लिए उसे चाहिए ट्रीटियम, एक दुर्लभ रेडियोधर्मी पदार्थ जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दूरी पर सैंड्स ने देखा कि एलियन का क्राफ्ट जमीन पर था। उसे देख लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया की तकनीक ही है। सैंड्स ने सैन्य बेस के डायरेक्शन में इशारा कर एलियन से कहा कि वहां उसे मदद मिल सकती है, लेकिन एलियन ने टेलीपैथिक रूप से बताया वो अपने पिछले खराब एक्सपीरियंस के चलते मिलिट्री से कोई कांटेक्ट नहीं चाहता। इसके बाद वो अपने जहाज में गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। सबसे सनसनीखेज बात तो ये थी कि काफिले में मौजूद ज्यादातर लोगों को इस घटना की कोई याद नहीं। That maybe it was done by this entity because none of them seem to even remember the incident. Only a few people seems to remember that we stopped. मानो जैसे एलियन ने उनकी यादें ही मिटा दी हो। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एलियन का यूएस मिलिट्री के साथ ऐसा क्या बुरा अनुभव था कि उसने सैंड्स से उनसे मदद लेने के ऑफर को ही पूरी तरह से ठुकरा दिया। लेकिन अगला चौंकाने वाला खुलासा जो हुआ, शायद यही वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से एलियन यूएस मिलिट्री से डरता और नफरत करता था। सैंड्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने टॉप सीक्रेट लोकेशन में एक जिंदा एलियन को कैद करके रखे हुए थे,
जो 1980 के दशक में अपने क्राफ्ट के क्रैश होने के बाद पकड़ा गया था। उन्होंने बाद में ये भी बताया कि उस एलियन ने एक अमेरिकी अधिकारी की मदद से एक पोर्टल के माध्यम से भागने की कोशिश की और वो कामयाब रहा। ये एलियन जेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम से था, जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर सदर्न कॉन्स्टेलेशन रेटिकुलम में मौजूद है। मिलिट्री उसकी पूछताछ कर रही थी, तकनीक, जीवन शैली और खासकर उसकी कैपेसिटी, जिसमें उनकी प्रजाति पोर्टल खोलकर दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकती है। सरकार उस इंटरस्टेलर गेटवे पर अपना कंट्रोल चाहती थी, लेकिन पूछताछ के दौरान एलियन ने इंटरोगेटर से कहा कि वो बेहद दुखी है और अगर वो अपने ग्रह वापस नहीं गया तो पृथ्वी को इसका बहुत ही बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। ये सुनकर इंटरोगेटर भावनाओं में बह गया और एक दिन जब एलियन ने एक पोर्टल खोला, उसी वक्त इंटरोगेटर ने एलियन की कुर्सी को धक्का दिया और उसे पोर्टल के अंदर भेज दिया ताकि वो अपने प्लैनेट में वापस जा सके। एक झटके में पोर्टल बंद हो गया और फिर कमरा शांत और खामोश, और ये पल हमेशा के लिए रहस्य में डूब गया। इस फैसले को लेने के बाद इंटरोगेटर का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सैंड्स के मुताबिक इंटरोगेटर को नौकरी से हटा दिया गया। तो क्या अमेरिका अभी भी हमसे कुछ छिपा रहा है? सैंड्स की इन कहानियों के ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले, लेकिन अगर इनमें कहीं भी सच्चाई छिपी है तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार एलियंस और यूएफओस के बारे में और क्या-क्या छिपाए बैठी है, और क्या हम इंसान पहले ही एलियन लाइफ से कांटेक्ट कर चुके हैं? क्योंकि एलियंस पोर्टल की कहानी यही खत्म नहीं होती। धरती पर एलियन पोर्टल्स की एक और कहानी है, और इससे भी ज्यादा भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के स्किनवॉकर रेंज की। स्किनवॉकर रेंज, जिसे पहले शर्मन रेंज कहा जाता था, ये लगभग 512 एकड़ में फैला है और ये यूटा के बेलार्ड के दक्षिण पूर्व में मौजूद है। ये पैरानॉर्मल इवेंट्स और यूएफओ के देखे जाने के लिए जाना जाता है। ये नाम नवाहो कल्चर के स्किनवॉकर से लिया गया है, जो बदला लेने वाले जादूगरों से संबंधित है। नवाहो संस्कृति में स्किनवॉकर एक दुष्ट चुड़ैल है, जिसके पास जानवर में बदलने, उस पर कब्जा करने या उसका रूप लेने की ताकत होती है। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ कई यूएफओ देखी हैं, बल्कि उस प्रॉपर्टी में खुलेआम घूमते अजीब, स्ट्रेंज और डरावने जीवों का भी उन्होंने सामना किया है। ये रेंज यूएफओ हॉटस्पॉट होने के लिए बदनाम है। उस क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों ने कम से कम एक बार यूएफओ तो जरूर देखा है। एबनॉर्मल साइटिंग में प्रकाश की गेंदें, सफेद गोले, स्ट्रक्चर्ड क्राफ्ट्स शामिल है, और ये नज़ारे दिन के किसी भी वक्त होते रहते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। 1996 में रॉबर्ट बिगेलो नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने स्किनवॉकर रैंच को $2 लाख में खरीदा था। बिगेलो खुद भी यूएफओ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे, और इसीलिए सभी एलियन और यूएफओ एनकाउंटर्स के बारे में सुनने के बाद उसके लिए ये प्रॉपर्टी यकीनन काफी अच्छी थी। बिगेलो ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस की भी स्थापना की, जो 1995 से 2004 तक ऑपरेट हुई। इसका मकसद यूफोलॉजी पर खास ध्यान देने के साथ अलग अलग फ्रिज साइंस और पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स पर सीरियस इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देना और शोध करना था। जाहिर है कि जिस रैंच मालिक से बिगेलो ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अपने परिवार के साथ कम से कम 20 महीने से उस रैंच पर रह रहा था। आप मानो या न मानो, वे 20 महीने उनके जीवन के सबसे भयानक वक्त थे। इतना कि डर के मारे परिवार के सभी 4 सदस्य हर रात एक ही कमरे में फर्श पर सोते थे। उन्होंने भूत प्रेत जैसी एक्टिविटी को होते देखा। रैंच के मालिक की पत्नी किराने की खरीदारी करने के बाद जब वापस घर आई, तब सभी सामान को उन्होंने शेल्फ पर रख दिया और दूसरे कमरे में वे चली गई। और जब वो वापस आई तो उसे सारा खाना किराने के बैग में वापस रखा मिल जाता था। इसी तरह बाथरूम से ब्रश और तौलिए जैसी चीजें अचानक गायब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन रैंच के मालिक का विशाल ड्रिलिंग का सामान हवा में गायब हो गया
और बाद में उसे ये एक पेड़ से लटका मिला। परिवार को रात में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनसे अजीब एलियन की भाषा में बात कर रहे हो, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। ये तब और भी डरावना हो गया जब उन्हें रात में अपनी खिड़की के ठीक बाहर छवियां दिखाई देने लगी। बड़ी बड़ी छिपी हुई इंसानों जैसी छवि उनके घर में झांकने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद बाहर और घर के अंदर भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, ये दिखाने के लिए जैसे मानो एलियन प्राणी बिना कोई दरवाजा या खिड़की खोले ही उनके घर में घुस आए हो। फिर सबसे डरावनी बात होने लगी। गायों के पैरों के निशान बर्फ में दिखाई देते और फिर वे गायब हो जाते। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें एलियंस ने अगवा किया हो। इसी तरह बछड़ों के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। सर्जिकल सटीकता के साथ उन्हें काटा गया, जिसे देख साफ पता चलता है कि उनके ऊपर जंगली जानवरों ने हमला नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 20 महीनों में रैंचर परिवार अपने घर में नरक का अनुभव कर रहे थे। उन्हें आसमान में बड़े बड़े होल्स भी दिखाई देते थे, जिसमें से चीजें उड़ती हुई अंदर बाहर आती थी, बिल्कुल किसी इंटरगैलेक्टिक या इंटर डायमेंशनल पोर्टल की तरह। शुरू में रैंचर ने सोचा कि अमेरिकी सरकार ये सब सिर्फ उसे प्रॉपर्टी बेचने और वहां से निकल जाने के लिए मजबूर करने के लिए कर रही है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि दूसरी दुनिया के जीव सच में मौजूद है। पूरे परिवार को हर शेप्स और साइज के यूएफओ दिखाई देने लगे। यूएफओ जो जमीन पर आते और फिर अचानक बिजली की स्पीड से आसमान में उड़ जाते। उन्होंने अलग अलग तरह के सफेद गोले भी देखे जो इंटरगैलेक्टिक कंट्रोल किए गए लग रहे थे, जो एरिया 51 में देखे गए गायब होने वाले गोले की तरह थे। इससे भी अजीब वो घटना थी जिसमें 4 बैल रहस्यमय तरीके से अपने शेड से गायब हो गए और फिर एक बंद कमरे में दोबारा दिखाई दिए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचे। इसीलिए जब बिगेलो ने उनसे प्रॉपर्टी खरीदी तो वो कुछ सबूत कैद करना चाहते थे और इसीलिए उसने रैंच में हर जगह कैमरे लगा दिए। लेकिन वो अपसेट हुए जब एक कैमरा टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसका मतलब था कि एलियन जीव कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहते थे। और ये पहली बार नहीं है कि एलियंस किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज हुए जो उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह माना जाता है कि चांद पर गुप्त ठिकाना रखने वाले एलियंस भी लगभग दुश्मनी पर उतारू हो गए थे जब किसी को उनके ठिकाने का पता चला। दोस्तों, वैसे चांद पर एलियंस का बेस होने की बात कोई दूर की सोच नहीं है, क्योंकि एलॉन मस्क ने खुद चांद पर एक परमानेंट ह्यूमन बेस बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। वो चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे भविष्य के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सके। लेकिन चांद पर देखे गए एलियन की बात करें तो 2019 में एक रूसी फोटोग्राफर ने चांद पर फोकस करने की कोशिश करते हुए चांद की सतह के पास 3 गोलाकार चीज को घूमते हुए देखा। जब उस चीज को समझने के लिए उसने दोबारा उस पर फोकस किया तो उसने देखा कि चांद पर बाएं से दाएं एक ही स्पीड से कई गोलाकार यूएफओ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ की एक पूरी बटालियन चांद पर किसी मिशन के लिए उड़ान भर रही हो। तो क्या ये यूएफओ उस एलियन मून बेस से जुड़े हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? आइए पता करें। ये सब तब शुरू हुआ जब इंगो स्वान नाम के एक साइकिक को CIA द्वारा चंद्रमा के डार्क साइड को दूर से देखने के लिए नियुक्त किया गया था, खास तौर पर एलियन की मौजूदगी को जानने के लिए। दरअसल रिमोट व्यूइंग एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है, जहां साइकिक को एक जगह पर बिठाया जाता है और वो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता है। इस वीडियो में हम आगे एक दूसरे साइकिक के बारे में बात करेंगे जिसे CIA ने इसी तरह के काम के लिए चुना था, लेकिन उसके लिए चीजें अच्छी नहीं रही। इंगो स्वान की बात करें तो उन्होंने 1998 में पेनिट्रेशन नाम के एक किताब को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने CIA के साथ अपने पूरे एक्सपीरियंस और चंद्रमा की सतह पर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसकी डिटेल दी। ये सब बात 2006 में भी सामने आई जब CIA ने हाईली सीक्रेटिव प्रोजेक्ट स्टारगेट के बारे में डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए।
हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ये खास रिमोट व्यूइंग सेशन 1975 में हुआ था। इंगो स्वान को सुबह 3 बजे एक कॉल आया और उन्हें वॉशिंगटन जाकर नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम का दौरा करने के लिए कहा गया। वहां उन्हें दोपहर के वक्त सेंट्रल रोटुंडा के ऊपर हाथी के पास खड़े होने के लिए कहा गया। वो ठीक समय पर वहां पहुंच गए। तभी एक सैनिक जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास आया और उन्हें एक कार्ड दे दिया जिसमें लिखा था, न बोले और न ही कोई सवाल पूछें, ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है, कृपया मेरे पीछे आए। इसके बाद स्वान को एक कार में ले जाया गया जहां उन्हें एक सैनिक की तरह दिखने वाले आदमी के बगल में बैठा दिया गया। फिर दूसरे सैनिक ने उन्हें एक और कार्ड दिया जिसमें लिखा था, कृपया न बोले, हमें आपके सुनने के डिवाइस की तलाशी लेनी है। उन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद उन्हें एक आखिरी कार्ड दिया गया जिसमें लिखा था, हम आपके टैलेंट के अनुसार प्रोजेक्ट में आपकी मदद चाहते हैं, क्या आप हेलीकॉप्टर में कंफर्टेबल हैं? स्वान के मान जाने के बाद उसके सिर पर एक बैग रख दिया गया ताकि उसे कभी पता न चले कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, और कार तेजी से निकल गई। आखिरकार उसे एक हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। अपने डेस्टिनेशन पर उतरने के बाद स्वान को एक बहुत ही शांत इमारत के लिफ्ट में ले जाया गया। जब लिफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंची तो स्वान के सिर से बैग को हटा दिया गया और फिर उसे मिस्टर एक्सेल रॉड से मिलाया गया। इसके बाद एक्सेल रॉड ने स्वान को एक जगह के रिमोट व्यूइंग के लिए काम पर रखने का प्रोजेक्ट रखा और उसे हर दिन $1000 दिया गया, जिसे लेने के लिए स्वान मान गया। उन्हें ये भी बताया गया कि रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान वे जो कुछ भी देखेंगे उसे कम से कम अगले 10 सालों तक किसी को नहीं बताना है। अगले ही दिन स्वान को बताया गया कि वे चंद्रमा को दूर से देखेंगे। उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक लिस्ट दी गई। उन्होंने उनमें से हर लिस्ट को एक एक करके देखा। इनमें जिन जगहों के बारे में बताया गया था उनमें से कुछ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वहां दिखे तो सिर्फ बंजर चंद्रमा की सतह और गड्ढे। लेकिन फिर स्वान को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज मिली। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर ट्रैक दिखने की बात कही। ये ऐसा कुछ था जो सिर्फ किसी तरह के लूनार व्हीकल से बनाया जा सकता है। फिर वे एक गड्ढे को देखने के लिए आगे बढ़े जो हरे धुंध से भरा था, जिसमें रोशनी भी थी। नजदीक से देखने पर वे कुछ ऐसा देखे जिसे देख वे अपनी कुर्सी पर जम गए। उन्होंने चंद्रमा पर एक एक्टिव एयरफील्ड देखा। स्वान ने हैंगर, सड़क, पुल, टावर और यहाँ तक कि मशीनरी जैसी बड़ी संरचनाएं देखे जाने की बात कही। फिर वो एक अलग जगह देखने के लिए आगे बढ़े जहां उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स को अलग अलग रंगों की रोशनी को बाहर निकालते देखा। स्वान इनको नजदीक से देखने के लिए अंदर गए। वहां जाकर वो गुंबद जैसी संरचनाएं देख सकते थे जिनमें खिड़कियां भी थी और वही भयानक हरा रंग भी। उसने उन गुंबदों को साफ तरीके से देखने की कोशिश की और खिड़कियों में देखने की कोशिश करने लगे, और जो उन्होंने देखा उसे देख वो चौंक गए। स्वान ने देखा कि मानव जैसी आकृतियां किसी एक्टिविटी में बिजी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने स्वान का खून जमा दिया। पहले एक और फिर कई इंसानों जैसी आकृतियां वहां दिखी जो उनको देख काम करना बंद कर दिए। वे सब सीधे खिड़की की ओर देखने लगे, मानो जैसे वो बताना चाह रहे थे कि उन्हें पता चल गया है कि उन्हें कोई देख रहा है। इससे स्वान बेहद घबरा गया और उसने एक्सेलरॉड को बताया कि उन्होंने उसे देख लिया। फिर एक्सेलरॉड ने स्वान को तुरंत वापस आने के लिए कहा, लेकिन स्वान ने उसे बताया कि वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे और चीजें खराब होने वाली थी। इससे कमरे में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और एक्सेलरॉड ने स्वान से अपनी सुरक्षा के लिए वापस लौटने की रिक्वेस्ट की, और तभी स्वान किसी तरह हकीकत में वापस आ गए। आंखें खोलते ही उसने एक्सेलरॉड से पूछा, तुम्हें पहले से ही पता है कि वे साइकिक्स है ना?
इस पर एक्सेलेरोड ने उसे बताया कि एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है और उसे अब घर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक्सेलेरोड ने स्वान के साथ मीटिंग इतनी अचानक क्यों खत्म कर दी? क्या उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था? और अगर स्वान की बात पर यकीन किया जाए तो ये तथाकथित मानव आकृतियां हमारे चंद्रमा पर किसी तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही थी, शायद किसी तरह के रेयर रिसोर्सेज की माइनिंग। चंद्रमा पर चलने वाले आखिरी लोग यूजीन ए सर्नन और हैरिसन एच श्मिट थे, जो 1972 में अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थे। उसके बाद से किसी भी इंसान ने कभी चंद्रमा पर पैर नहीं रखा। लेकिन सितंबर 2025 में एक क्रू मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। ये मिशन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नासा की कैपेबिलिटीज की टेस्टिंग करेगा और आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता तैयार करेगा, जो चंद्रमा पर पहली महिला और एक व्यक्ति को उतारेगा। क्या ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर इन तथाकथित शत्रुतापूर्ण मानवों का सामना करेंगे? इसका पता लगाने के लिए हमें 2025 तक करना होगा इंतजार। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर एलियंस कभी पृथ्वी पर हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए हमले की योजना बनाते हैं तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।